हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स फॉर CSIR नेट गेट एंड अदर एग्ज़ाम्स। उसमें जो पहला टॉपिक है वो है वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस। सो उसी में आज हम शुरू करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा से बहुत सारे क्वेश्चंस पास्ट में पूछे गए हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे हम क्लासिकल मैकेनिक्स के व्यू से देखें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के व्यू से देखें, वहाँ भी ये टॉपिक बहुत काम आएगा। तो इसलिए वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो इस टॉपिक को पहले हम कवर करेंगे, फिर हम क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के टॉपिक शुरू करेंगे ताकि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो वेक्टर अलजेब्रा को समझने से पहले आपको वेक्टर्स पता होना चाहिए कि वेक्टर्स क्या होता है। तो आप सभी को पता है तो वेक्टर्स क्या होते हैं। तो वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज़ मैग्नीट्यूड होता है, इनके पास डायरेक्शन होती है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि इन दो प्रॉपर्टीज़ के अलावा इनके पास एक और चीज़ होनी चाहिए, तभी वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगी, और वो है द वेक्टर शुड फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी हम देखेंगे कि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, राइट। तो वेक्टर हमेशा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। अगर वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है तो वो वेक्टर कहलाएगा, राइट। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल, जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट आई के पास दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, but it is not a vector quantity. Why? Because वो थर्ड प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, और वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। बट इट इज नॉट अ वेक्टर सिंस इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब वेक्टर्स को हम किस तरीके से लिखते हैं ये सबसे पहले समझना है। तो वेक्टर जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी क्वांटिटी ए, और इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए। और जो बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स, उसमें कई बार क्या होता है कि वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इस सिंबल का जो मतलब है, इस सिंबल का मतलब है इसके पास दो इंफॉर्मेशंस हैं। पहला, इसके पास मैग्नीट्यूड है और इसके पास डायरेक्शन है, राइट। तो कोई भी वेक्टर दो इंफॉर्मेशंस कैरी करेगा अपने साथ। एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा जो उसकी वैल्यू होगी, क्वांटिफाइड वैल्यू होगी, और दूसरी उसकी डायरेक्शन होगी कि वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ए से, और कई बार क्या होता है सिंपली अगर हमने ए लिखा तो वो भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। सो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए कैप लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, अभी हमने यहाँ पे बात नहीं की कि हम वेक्टर्स को लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं जिसके बाद हम वेक्टर्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से ये एक ए वेक्टर है और एक वेक्टर हमें स्पेस में दे दिया ये बी वेक्टर। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे? तो हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं यहाँ पे। पहला तरीका क्या है कि जो हमारा ए वेक्टर है, ए वेक्टर के
टिप पे बी वेक्टर का एंड लगाएंगे इस तरीके से और बी वेक्टर ड्रॉ करेंगे। फिर हम जब इन दोनों को फाइनली यहाँ ऐड कर देंगे तो ये रिजल्टेंट आएगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये होता है ट्रायंगल लॉ, राइट। एक पैरेललोग्राम लॉ भी होता है। क्या होता है वो? ये हमारे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर को हम ए वेक्टर के एंड से स्टार्ट करेंगे। ये बी वेक्टर है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे इस तरीके से, और जो ये वाला वेक्टर होगा ये रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर। अगेन रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? अगेन रिजल्टेंट वेक्टर होता है ए प्लस बी। अब हमने ये चीज़ें क्यों पढ़ी? जब हमें समझ में आ गया कि दो वेक्टर्स को हम रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है, ए बी सी। तो इनका रिजल्टेंट कैसे होगा? एक के पीछे दूसरे को लगा दो और लास्ट में जो लास्ट वेक्टर का जो टिप है उसको फर्स्ट वेक्टर के एंड से कनेक्ट कर दो, तो ये इनका रिजल्टेंट होगा। तो इस केस में जो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से? सिंपली हम सारे वेक्टर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप सबकी समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। अब हम इसका यूज करके वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। सो उसका यूज करने से पहले हम क्या समझते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं 3 फंडामेंटल बेसिस वेक्टर्स का, आई कैप, जे कैप, के कैप, राइट। इनका हम यूज करेंगे। तो ये क्या होते हैं? आई कैप इज इट शोज द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या शो करता है? दैट इज डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। और के कैप क्या करता है? ये शो करता है डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। और ये यूनिट वेक्टर्स हैं। तो हमने बताया था आपको, पहले ही हमने बता दिया था यहाँ पे कि यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। लेकिन हमारे पास 3 फंडामेंटल डायरेक्शन वेक्टर्स हैं, दैट इज आई कैप, जे कैप, के कैप। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर कोई 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेट्स से ये x है, ये y है और ये z है, तो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप यूनिट वेक्टर होगा, इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए जे कैप होगा और इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए के कैप यूनिट वेक्टर होगा। सो इन यूनिट वेक्टर्स की हेल्प से हम एक नया वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ वेक्टर। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपको ये पार्ट समझ में आता है तो आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ेंगे या क्लासिकल फिजिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको ये बहुत आसानी हो जाएगी कि हम कोई भी वेक्टर्स को, जब हमें मैग्नीट्यूड पता है और जब हमें डायरेक्शन पता है, तो किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो, एक वेक्टर है कोई ए वेक्टर, मैंने कहा था ये 2 इंफॉर्मेशन से मिलकर बना होता है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड हो गया ए, सिंपली ए, और डायरेक्शन हो गई उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हम वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमें अलोंग एक्स डायरेक्शन, सपोज करो हमारे पास कोई वेक्टर है, लेट्स से हम 2 डायमेंशनल लेते हैं, 3 डायमेंशनल को हम जनरलाइज कर लेंगे। ये है कोई वेक्टर है, लेट्स से ये, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 2, राइट। सो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसका मैग्नीट्यूड हमें 2 दिया हुआ है, 2 न्यूटन। लेट्स से ये फोर्स है
फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और 2 न्यूटन इसका, हमें इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है। तो फोर्स कैसे लिखेंगे हम? फोर्स होगा F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बट यहाँ पे समझने वाली बात है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है 2 और डायरेक्शन है आई कैप, तो हमारे ये फोर्स वेक्टर। इसी तरीके से y डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं। अब अगर कोई वेक्टर y डायरेक्शन में है, लेट्स से जिसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है, तो इसका फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू 3 कैप। सपोज करो कोई फोर्स इस डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन, राइट। सो उस केस में जो फोर्स की वैल्यू है वो हो जाएगी 4, बट अभी आई नेगेटिव का आएगा क्योंकि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव x डायरेक्शन है और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव x डायरेक्शन है, तो ये आ जाएगा माइनस का आई कैप। सो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं -4 आई कैप। तो ये तो हो गई बात वेक्टर्स को 1 डायमेंशंस में कैसे लिखें। अब हम बात करेंगे कि वेक्टर्स को 2 डायमेंशंस में कैसे लिखेंगे। लेट्स से हमारे पास ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है। लेट्स से इसमें हमने एक पॉइंट ले लिया x1 y1, ठीक है। अब हमें एक वेक्टर लिखना है, ये वेक्टर हमें लिखना है। लेट्स से हम इसको नाम दे रहे हैं a वेक्टर हमें लिखना है। अभी a वेक्टर लिखने के लिए जो उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा और साथ में ही मुझे उसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो मैग्नीट्यूड बेसिकली उन 2 पॉइंट्स के बीच की लेंथ होती है। लेट्स से ये OA पॉइंट्स है, सो ये लेंथ है, तो OA, सो A की वैल्यू जो हो जाएगी सिंपली OA, और हमें पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से OA कितना होगा, OA हो जाएगा हमारे पास x1 - 0 होल स्क्वायर प्लस y1 - 0 होल स्क्वायर। आई एम सर्टेन कि आप लोगों को ये ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं केवल आप लोगों को स्टार्ट करने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए चीज़ें आसान हो। भले ही आपको आती हैं, लेकिन कहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए A वेक्टर क्या हो जाएगा, अब OA हमें पता चल गया, दैट इज √x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, दैट इज द A वेक्टर, एंड दिस इज A कैप, दिस इज द यूनिट वेक्टर। नाउ अब यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखेंगे? यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड या जिसकी लेंथ 1 हो, इस A की डायरेक्शन में वो वेक्टर, उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर बाय डेफिनेशन क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर फॉर विच द मैग्नीट्यूड इज 1 और लेंथ ऑफ दैट वेक्टर इज यूनिट, ओके, उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। सो हमारा यहाँ से यूनिट वेक्टर क्या निकल आएगा? यहाँ से हमारा यूनिट वेक्टर निकल आएगा A वेक्टर डिवाइडेड बाय √x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे? देखो, अब हम आपको बताएंगे कि A वेक्टर कैसे लिखेंगे। तो A वेक्टर बेसिकली कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं OA वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे OA वेक्टर को कैसे लिखेंगे, जो बाद का पॉइंट है उसको पहले लिखते हैं। तो बाद का पॉइंट क्या होगा? अब OA वेक्टर को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमने इसमें परपेंडिकुलर डाला। अब आपको पता है ये वाली जो डिस्टेंस है वो x1 है कोऑर्डिनेट से, और ये वाली डिस्टेंस है y1। अब आपको पता है 1 डायमेंशन में वेक्टर कैसे लिखना है। तो 1 डायमेंशन में अगर मैं इस वेक्टर को लिखने की कोशिश करूं जिसकी लेंथ मुझे ऑलरेडी पता है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ मुझे ऑलरेडी पता है, वो है x1 और इसकी डायरेक्शन है आई कैप, ये फंडामेंटल बेसिस वेक्टर्स। सो ये आ जाएगा x1 आई कैप, राइट। इसी तरीके से मैं अगर इसको भी वेक्टर बनाऊं तो इसकी भी लेंथ मुझे पता है y1,
और बेसिस वेक्टर इस डायरेक्शन में है जे कैप, तो y1 जे कैप। अब हमें लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? अगर मुझे ये वाला वेक्टर पता है, मुझे ये वाला वेक्टर पता है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज व्हाट इज आई वांट। सो यहाँ से हमारे पास इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही मुझे चाहिए। सो a इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, राइट। अभी यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकालेंगे। सो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास a वेक्टर हमें मिल गया है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। इसका शॉर्ट मेथड क्या होता है कि हम इस बाद वाले कोऑर्डिनेट, जब हमें a वेक्टर निकालना है, a वेक्टर o से a की तरफ है, तो a वाला कोऑर्डिनेट में से o के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। जैसे हम कैसे निकाल सकते थे, o a वेक्टर्स को हम ऐसे निकाल सकते थे, दैट इज x1 माइनस 0, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, आई कैप प्लस इसका y कोऑर्डिनेट y1 माइनस 0 जे कैप। इस तरीके से हम वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a वेक्टर को हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो a वेक्टर हमारे पास आ गया। अब हम इसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ से हमें जब a वेक्टर पता चल गया तो हम यहाँ से यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अभी हम कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x1 अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका आई कैप प्लस ये आ जाएगा y1 अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका जे कैप। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो a कैप को हम लिख सकते हैं। अब ये वाली जो क्वांटिटी है इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना। ये वाली क्वांटिटी अगर इस ट्राइंगल में की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, ये वाला एंगल अगर मैं थीटा मान लूं, तो ये वाली क्वांटिटी जो कहलाएगी वो होगी, इस क्वांटिटी को पर्टिकुलरली मैं बोलूंगा cos थीटा, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज कितना है, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, और लेंथ ऑफ वेक्टर कितना है, ये दिया हुआ है। तो वही है x1 अपॉन लेंथ ऑफ द वेक्टर इज नथिंग बट cos थीटा फॉर दैट ट्राइंगल आई कैप। और अगर आप इसी ट्राइंगल की बात करें तो y1 अपॉन दिस लेंथ इज नथिंग बट साइन थीटा जे कैप। यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकलेगा, यहाँ से हम लिख देंगे cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा को लिख देंगे cos 90 माइनस थीटा जे कैप, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप। अब हमने ये क्यों लिखा है हम आपको बताते हैं। देखिए, अल्फा जो एंगल है दैट इज वेक्टर मेकिंग with x-axis, this is what is alpha। बीटा क्या है, बीटा is vector making angle with y-axis। so देखो यहाँ पे अगर थीटा एंगल है x-axis के साथ तो 90 माइनस थीटा y-axis के साथ एंगल। सो इसीलिए मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप। अभी आपको समझ में आएगा कि हमने ये क्यों किया है, इतना लंबा डेरिवेशन करने के पीछे पर्पज क्या था। ये बहुत सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देगा। तो यहाँ से एक चीज़ प्रूफ हो गई कि किसी भी यूनिट वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। आप लोगों को पता है, क्लास 12 से आप लोग ये पढ़ के आ रहे हैं, यही चीज़ जो होती है इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। कोई भी वेक्टर लिखने के लिए
मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दूसरा उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। जितने भी फॉर्मूले होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में या क्लासिकल मैकेनिक्स में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर जहाँ पर भी वेक्टर इन्वॉल्व होता है, जितने भी फिजिकल फॉर्मूले होते हैं वो डायरेक्टली हमें मैग्नीट्यूड की वैल्यू प्रोवाइड कराता है। अभी हम एग्जांपल लेंगे, लेकिन ये जो यूनिट वेक्टर है, और चूंकि वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मुझे उसको वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है और फॉर्मूले हमें मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारे पास कोई ऐसी ट्रिक होनी चाहिए जिससे कि हम डायरेक्टली क्या निकाल सकें, यूनिट वेक्टर निकाल सकें, और जो ये फॉर्मूला है वो वही ट्रिक है। ये हमें हमेशा ध्यान रखनी है। सपोज करो कोई फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, 20 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है, और उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस से 30 डिग्रीज की है। तो हमने इसका फोर्स वेक्टर लिखना है। तो फोर्स वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन। नाउ मैग्नीट्यूड तो हमको पता है 20, डायरेक्शन क्या होगी, तो अगर हमें इसकी डायरेक्शन लिखनी है तो डायरेक्शन होगी कॉस। अब आपको पता है एक्स एक्सिस से ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो डायरेक्शन क्या है, कॉस अल्फा, यानी कि 30 डिग्रीज आई कैप, प्लस वाई एक्सिस से एंगल बनाएगा ये 60 डिग्री, तो ये जगह कॉस 60 डिग्री, और देखो ये वाला प्लस जे कैप, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 20 cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 आई कैप, प्लस cos 60 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 जे कैप। तो ये हमारा फोर्स फॉर्मूला। तो हम किसी भी वेक्टर को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि कोई वेक्टर है जो 2 डायमेंशनल में है और वो इसके साथ 60 डिग्रीज का एंगल बना रहा है और इसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, लेट्स से हमें ये फोर्स लिखना है, तो फोर्स आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड टाइम्स, अब हमें एक्स डायरेक्शन से एंगल लिखना है, तो एक्स डायरेक्शन से एंगल है cos 60 डिग्रीज। बट ध्यान दो, जब मैं इसको एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करूंगा इस वेक्टर को, और इसको वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट करूंगा, तो ये नेगेटिव का एक्स डायरेक्शन है, तो ये आ जाएगा -i का। सिमिलरली जब मैं वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करूंगा तो वाई डायरेक्शन से ये 30 डिग्रीज का एंगल बनाएगा, तो ये आ जाएगा cos 30 डिग्रीज, और वाई डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन नेगेटिव है, तो नेगेटिव जे का। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेक्टर्स को लिख सकते हैं। 2 cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस आई कैप माइनस √3/2 जे कैप। इस तरीके से हम वेक्टर्स को क्विकली लिख सकते हैं। तो चलिए, अभी तक हमने क्या सीखा कि हम वेक्टर्स को क्विकली कैसे लिख सकते हैं, ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आपको दे देता हूँ, इस वेक्टर को लिख के देखिए। ये कोई वेक्टर है जो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड मीन्स ये वेलोसिटी वेक्टर है, राइट, और ये एंगल है 45 डिग्रीज। तो आप इसका वेक्टर निकाल के देखिएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये आएगा 2 × 1/√2 आई कैप माइनस 1/√2 जे कैप। आप चेक कीजिएगा यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये इसका आंसर है। चलिए, ओके, नाउ फर्दर अगर हम बात करें तो कोई भी वेक्टर, अभी तक हमने देखा कोई भी वेक्टर है, उस वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। यानी कि यहाँ से यूनिट वेक्टर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा A/A। बट ये हम कभी यूज़ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें ये आउटपुट चाहिए, हमें यूनिट वेक्टर आउटपुट नहीं चाहिए रियल में जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होंगे। तो ये आउटपुट निकालने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए और यूनिट वेक्टर भी पता होना चाहिए। अभी हमने बताया कि 2 डायमेंशंस में यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। अगर 3 डायमेंशन में होगा तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा सिंपली cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप, राइट। इन चीज़ों को हम आगे कहीं ना कहीं पे आएंगी। सो अल्फा क्या है, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, बीटा है वाई एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, और गामा क्या है, जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है।
कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें आएंगी जब हम डायरेक्शन कोसाइंस को पढ़ रहे होंगे डिटेल में, वहाँ पे ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला, तो अगर कोई दो वेक्टर हैं, हमने अभी बात की थी, कोई p वेक्टर है और कोई q वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपली p प्लस q, राइट। अगर मैं बात करूं कि इस रिजल्टेंट की लेंथ कितनी होगी, आप लोगों को पता है, क्लास 12 में सब लोग पढ़ के आए, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कोसाइन ऑफ थीटा, यह आप लोगों ने पढ़ा है। या हम बताएं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आप लोगों ने पढ़ा। इसको भी हम कहीं ना कहीं प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर होते हैं, उनकी हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है, लेट्स से हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है 3 डायमेंशनल, ये x, ये y और ये z, राइट। कोई पॉइंट है O पॉइंट, कोई पॉइंट है P, राइट, इसका ओरिजिन है O, तो पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, राइट। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट P with respect to origin is called position vector। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं। तो पोजीशन वेक्टर OP होगा, दैट इज R। अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है तो उस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। निकालेंगे कैसे? सपोज करो इसका कोऑर्डिनेट 0,0,0 है और इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। सो ये आ जाएगा हमारे पास R वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर। अब हमें पता है पोजीशन वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। OP वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं? P का कोऑर्डिनेट माइनस O का कोऑर्डिनेट, दैट इज ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 0, एंड देन हमें पता है इसका यूनिट वेक्टर होता है i कैप प्लस y माइनस 0 j कैप प्लस z माइनस 0 k कैप। इस इक्वेशन को लिखते हुए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे हमने कहा कि हम वेक्टर्स लिखने के लिए क्विक एंड इजी टेक्निक्स यूज करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, यहाँ पे हमें उसकी लेंथ पता है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी लेंथ है या मैग्नीट्यूड है वो पता है, लेकिन हमें उसकी इनिशियल कोऑर्डिनेट और फाइनल कोऑर्डिनेट्स नहीं पता। अगर इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं पता हों तो इन दैट केस ये वाला जो फॉर्मूला है सबसे इजी होता है। तो कोई भी वेक्टर का जो एंड पॉइंट है माइनस स्टार्टिंग पॉइंट टाइम्स आई कैप, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट के लिए, वैसे ही जेड कोऑर्डिनेट के लिए। तो यहाँ से हमारे पास पोजीशन वेक्टर की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। अगर आप बात करें कि इस पोजीशन वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, तो इस पोजीशन वेक्टर की लेंथ होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वो कैसे निकालते हैं? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर और के कोफिशिएंट के स्क्वायर को ऐड करके और उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो वही लेंथ है। दूसरा तरीका ये भी है कि हम डायरेक्टली यहाँ से इसका लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं बाय जस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्मूला, जो डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, और उस पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है कि जो होता है L इज इक्वल टू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा मतलब x एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, और उसकी वैल्यू आएगी x अपॉन r।
अभी हमने कैलकुलेट किया था, अगर आप लोगों को याद हो, यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द वेक्टर विच इज इन 2 डायमेंशन इज r, राइट? सो इन दैट केस x अपॉन r, ऐसे ही m की वैल्यू हो जाएगी cos बीटा दैट इज y अपॉन r, और n की वैल्यू हो जाएगी cos गामा इज इक्वल टू z अपॉन r। जहाँ पे अल्फा है, x एक्सेस से जो वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है, दैट इज अल्फा, y एक्सेस से जितना एंगल बना रहा है दैट इज बीटा, और z एक्सेस से जितना एंगल बना रहा है दैट इज गामा। ठीक है, आप तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा और N इज इक्वल टू कॉस गामा। अब ये x अपॉन r, y अपॉन r और z अपॉन r कैसे आता है, देखें। अगर हम अब यूनिट वेक्टर लिखने की कोशिश करें तो हमें पता है r अपॉन मॉड ऑफ r इज यूनिट वेक्टर, राइट? अब हम इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x अपॉन r आई कैप प्लस वाई अपॉन r जे कैप प्लस जेड अपॉन r के कैप। ध्यान रखना, जहाँ पे r की वैल्यू क्या है, लेंथ ऑफ द वेक्टर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तो अगर लेंथ ऑफ द वेक्टर लिखना है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये x अपॉन r जो है, ये इसी को हम बोलते हैं L, दैट इज आई कैप प्लस m जे कैप प्लस n के कैप। तो अगर आपको ध्यान होगा तो हमने इसी फॉर्मूले को आपको पहले बताया है। L की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, L की जगह पे हम लिख सकते हैं cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप। तो किसी भी यूनिट वेक्टर को हम उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल के तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, जस्ट हमें ये पता करना होता है कि वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है और z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। एक बार हमें तीनों एंगल पता चल जाए उसके बाद हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। एक बार हमें यूनिट वेक्टर पता चल जाए तो उसके बाद हम वेक्टर्स को आसानी से निकाल देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फिजिकल लॉज जो भी हैं वो डायरेक्टली हमें मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर देते हैं, यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं, इससे हम फाइनल वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं।